नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में। जहां हमारा आज का जो अध्याय है वो होना है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भाग 2। ठीक है, ये होने वाला है भाग 2। कल हमने कौन सा किया था? भाग 1। इससे पहले वाली वीडियो जिस बच्चों ने नहीं देखी है वो एक बार वहां विजिट करे और उसे देख के आए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावलियां चल रही हैं। उसके साथ मुझे यहाँ पर व्याख्यान देना है आप सभी को, जिससे हमारे और क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। ठीक है ना? तो इसी बात को मद्देनजर में रखते हुए हमारा आज का पहला प्रश्न शुरू होता है कि मानव नेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा तो यदि मैं मानव नेत्र की बात करता हूं तो मानव नेत्र में सबसे पहले तो लेंस कौन सा होता है? इसमें लेंस कौन सा होता है बच्चों? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। तो मानव नेत्र का जो लेंस होता है, पहली बात तो उत्तल लेंस होता है। दूसरा, इस नेत्र में हमारा जो नेत्र का प्रतिबिंब बनता है, नेत्र का प्रतिबिंब जो इमेज बनती है बच्चों, वो बनती कहां है? हमारे रेटिना में। ठीक है ना? बनता कहां है? रेटिना में बनता है। बनता कैसा है? वास्तविक और उल्टा। ये दोनों प्रश्न आपसे कई बार पूछे गए हैं, उत्तराखंड ने कई बार पूछ रखा है कि, और हमारी जो अन्य प्रश्नावली हैं या अन्य हमारी परीक्षाएं होती है उनमें भी पूछा जाता है कि नेत्र के रेटिना पर बनने वाला या दृष्टिपटल पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसका जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? पहली बात तो वास्तविक और उल्टा। ये क्या है? प्रतिबिंब। ठीक है, जिन बच्चों को प्रतिबिंब समझ में नहीं आ रहा है उसका अर्थ है हमारा इमेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ऑप्शन डी, रेटिना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्न में से शुद्ध और अशुद्ध मुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर एंड फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज? फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज ऐसा कौन सा है? तो उबला हुआ जल, अगला आशुद्ध जल, खनिज जल, झरने का जल। अब ध्यान दीजिए, उबला हुआ जल जिसमें हमारा क्या रहता है? 100 डिग्री पर हमारा पानी उबलता है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा क्या होता है? पानी उबलता है। ये हमारा पहला उत्तर सही हो गया। अगला क्या कह रहा है? अशुद्ध जल, या जिसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि इन्वर्टर होता है, जो इन्वर्टर के अंदर हमारा जो पानी भरा जाता है वो उसकी जो ताप क्षमता होती है उसको कम करने के लिए वो कौन सा जल प्रयोग किया जाता है? डिस्टिल्ड वाटर। क्योंकि उसके अंदर हमारे कोई आयनिक कण नहीं होते हैं तो हमारा क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर। अगला क्या होता है बच्चों? खनिज वाटर, मिनरल युक्त, जिसके अंदर मिनरल होगा, इसका मतलब उसके अंदर आयंस होंगे, मैग्नीशियम होगा, पोटेशियम होगा। ठीक है ना? तो नेचुरल जितने भी हमारे एलिमेंट्स है वो उसमें ऐड हो सकते हैं, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? गलत उत्तर। और झरने का जल, वैसी झरने का जल हमारा प्राकृतिक, जितने भी हमारी जो धरा के मिट्टी है, पत्थर है, पहाड़ है, उछलते हुए जाती है तो उसमें संभवतया क्या, उसमें हमें बैक्टीरिया भी देखने को मिलेगा और उसमें हमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक या केमिकल हमारे जो एलिमेंट्स है वो भी देखने को मिलते हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर कौन सा होगा बच्चों? डिस्टिल्ड वाटर, जिसको क्या बोला जाता है? अशुद्ध जल। इसका प्रयोग हमारे द्वारा कहां किया जाता है? तो इसका प्रयोग हमारे द्वारा इन्वर्टर्स में किया जाता है। इन्वर्टर जो लाइट हमारी जलती है ना, लाइट जलाने में जिसका काम किया जाता है वो वाले में बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछ रहा है, प्रोटीन के मुख्य तत्व क्या है? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। तो ये हमारा यूकेएसएससी के कई बार प्रश्न में जब आप देखते हैं, हमारा प्रश्न का जो क्रम रहता है उसमें हमारे 40 उत्तराखंड के होते हैं और 20 हमारे हिंदी के होते हैं, तो कुल मिला के ये 60 तो हमारे सेव हो गए। उसके बाद जो अगला हमारा 40 नंबर है इसमें हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। तो इसमें जो साइंस का बैकग्राउंड है बच्चों, उन साइंस का पोर्शन भी कई बार पूछा जाता है। तो इसमें यदि आपसे कोई पूछता है कि प्रोटीन के तत्व क्या है, तो प्रोटीन किससे बना रहता है? छोटे छोटे अमीनो अम्ल के जो अणु होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ क्या रहता है? हमारा प्रोटीन रहता है। ठीक है ना? तो ये उत्तर इसका सही हो चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बच्चों, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के फल से, सिनकोना की छाल से, सिनकोना की जड़ों से, या सिनकोना की पत्तियों से? अब ये तो कंफर्म हो गया सर, सिनकोना जो वृक्ष है, सिनकोना वृक्ष से ही हमें ये मिलता है। अब उसके किस भाग से मिलता है? अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मलेरिया के बारे में। ठीक है ना? मलेरिया, मलेरिया एक बच्चों रोग है। ठीक है ना? ये क्या है? एक रोग है। किसके द्वारा जनित किया जाता है? प्रोटोजोआ जनित, प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, इसको जो रोग होता है किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। इस मलेरिया का जो कारक होता है ये कौन होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है, इसका जो कारक कौन होता है हमारा? इसका जो कारक जिसकी वजह से ये होता है, किसकी वजह से होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है, परजीवी, पैरासाइट बोला जाता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है। अब जो ये प्लाज्मोडियम परजीवी होता है ये किसके अंदर घूमता है? तो ये किसके अंदर होता है? इसका वाहक कौन होता है फिर?
इसका वाहक मतलब कैरियर, वेक्टर बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। इसका वेक्टर कौन है तो मादा एनाफिलीज मच्छर। अब अगर किसी को मलेरिया हो चुका है तो उसका निवारक कौन होगा, फिर उसका निवारक कौन होगा, हमारी कुनैन दवा, ठीक है ना। ये कुनैन दवा बनती किसकी है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण कैसे होता है, हमारा जो सिनकोना है वृक्ष, सिनकोना वृक्ष की छाल से, छाल से क्या होता है हमारा, हमारी कुनैन की दवा बनती है। इसकी जो डिस्कवरी की गई थी बच्चों 1820 में इसकी खोज होती है, ठीक है ना। तो हमारी जो कुनैन की दवा होती है इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन है जो बी क्या कह रहा है, बार्क ऑफ दी सिनकोना, तो उसके छाल से जो हमारा होता है, किसका होता है, हमारा मलेरिया के रोग का निवारण होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों आप लोगों से, क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जुलाई महीने में हमारा जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है ना, इसी को क्या बोला जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है ना। ये मनाया कब जाता है बच्चों, हमारे 11 जुलाई को, ये तो क्लियर हो गया 11 जुलाई को। और इसका ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो वर्ष 1987 है, 1987 में विश्व की जो जनसंख्या है ना, वो विश्व की जनसंख्या कितनी हो चुकी थी, 5 अरब, इसी को क्या बोला जाता है, 5 बिलियन हो चुकी थी, ठीक है ना। विश्व की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कितनी हो चुकी थी 1987 में, 5 बिलियन हो चुकी थी, जिस वजह से हमारा 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। इसकी शुरुआत कब से होती है बच्चों, ठीक है ना, इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1990 में सबसे पहले, ठीक है, वर्ष 1990 में हमारे इसकी क्या होती है शुरुआत। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है ना। 21 जून को क्या मनाया जाता है, हमारा योगा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को क्या होता है, हमारी हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया जाता है, ठीक है ना। और 25 दिसंबर को हमारा क्रिसमस डे मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है, हमारे यहाँ पर योगा डे, ठीक है, योगा दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन क्या होता है, हमारा जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत प्रकाश डालता है, तो इसीलिए हमारा योगा दिवस क्या मनाया जाता है 21 जून को। और उसी क्यों मनाया जाता है, तो हमारा कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, और हमारा उत्तरी जो गोलार्ध है वहां पर हमारा जो दिन होता है सबसे बड़ा किस दिन होता है, 21 जून को होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत का जो हमारा निर्वाचन विभाग है या राष्ट्रीय चुनाव आयोग, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष की यदि मैं बात करता हूं तो ये क्या होता है बच्चों, इसका उल्लेख कहां किया गया है, अनुच्छेद 324 में किया गया है। दूसरी बात, इसके बारे में कहा है कि इसकी जो संरचना होती है, कि मतलब इसके अंतर्गत हमारे कितने सदस्य और कितने व्यक्ति होते हैं, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 उसके सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष होता है, उसी को क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है, ठीक है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, और ये 2 अन्य क्या होते हैं, इनके सदस्य होते हैं। अब यदि मैं बात कर रहा हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो जो हमारे भारत के वर्तमान पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। कई बार बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत के जो पहले हमारे निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, तो सुकुमार सेन। अब वर्तमान में कौन है, ज्ञानेश कुमार, कौन है, ज्ञानेश कुमार, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। जिनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है बच्चों, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपसे सही उत्तर होगा, 6 ईयर और 65 ऑफ एज,
ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये एक्स्ट्रा जानकारी भी मेरे द्वारा दी जा रही है जो ये काम आएगी, लाभप्रद होगी, क्योंकि चुनाव आयोग आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में अभी हमारे उत्तराखंड में पंचायती राज के चुनाव किए गए थे। इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है, 324 से 329 तक है, ये अलग बात है। फिर उसके बाद इसकी संरचना पूछी जाती है, और इनका जो नियुक्त का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपने लिख लिया। अभी वर्तमान में कौन है, ज्ञानेश कुमार है, और इससे पहले कौन थे, राजीव कुमार थे, और पहली महिला कौन थी, तो हमारी रमा देवी थी। ठीक है ना, ये हमारे प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों आपसे कि अब ये आए उत्तराखंड के प्रश्न। कौन से प्रश्न आए हैं, हमारे उत्तराखंड से संबंधित, उत्तराखंड संबंधित प्रश्न। ठीक है, अब इन प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। हरिद्वार में शांति कुंज के संस्थापक कौन थे, तो ये सटीक सा क्वेश्चन है, आपसे स्टैटिक में पूछा जा रहा है। तो पंडित श्रीराम शर्मा क्या थे, हमारे जो हरिद्वार में शांति कुंज है उसकी स्थापना के उनके द्वारा की जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछ रहा है कि उत्तराखंड से जो पहले सेना अध्यक्ष हैं, आर्मी चीफ हैं, जो उनका जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है, सबसे पहले कौन, वो तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति। ये एडिशनल आपके लिए फैक्ट हो गया। और उत्तराखंड के जो पहले थे वो कौन थे, हमारे विपिन चंद्र जोशी, और भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत। ठीक है ना, फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया, भारत के पहले सीडीएस। ठीक है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी वर्तमान में कौन है, अनिल चौहान। कौन है बच्चों, अनिल चौहान, अनिल चौहान। ठीक है ना, ये भी कहां से है, हमारे उत्तराखंड से है, ये पौड़ी गढ़वाल से संबंध रखते थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों आपसे, और वर्तमान के हमारे जो सेना अध्यक्ष है वो कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। उनके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा गया। ठीक है ना, तो वर्तमान हमारे जो सेना अध्यक्ष है वो कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। और अगला आपसे पूछ रहा है, रम्माण पारंपरिक निम्नलिखित में से किस गांव से संबंधित है, द रम्माण ट्रेडिशन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस। तो निम्न में से जो हमारा है किससे संबंध रखता है, चमोली का एक बच्चों हमारा गांव है सलूड़ और डुंगरा। तो सलूड़ और डुंगरा गांव से क्या रखता है, हमारा संबंध रखता है। अब रम्माण क्या है बच्चों, इसके बारे में देखते हैं। रम्माण क्या है, इसे बोला जाता है हमारा पहाड़ी रामायण, पहाड़ी रामायण कहा जाता है। अगला जो रम्माण है बच्चों, इसे यूनेस्को की एक धरोहर बनाया गया है। ठीक है ना, जबकि कब बनता है, 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है ना, किस दिन बनता है, तो ये 2 अक्टूबर 2009 को इसको यूनेस्को की जो हमारी अमूर्त धरोहर है, अमूर्त धरोहर है, उसमें क्या किया गया था, इसको शामिल किया गया था। ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है यहाँ पर, इसका जो संबंध है बच्चों वो हमारे चमोली जिले के सलूड़ और डुंगरा गांव, ठीक है ना, वहां से संबंधित है। ठीक है ना। यहाँ पर हमारा एक मूक वाचन रामायण है, मतलब इसमें शांत बिना, मतलब सिर्फ ढोल दमुए का उपयोग करके सिर्फ यहाँ पर डांस किया जाता है। ठीक है ना, तो वो हमारा कौन सा है, तो रम्माण है। उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है जिसको यूनेस्को ने अपने अमूर्त धरोहर में संजो रखा है, तो वो क्या है, हमारा रम्माण है। और यदि यूनेस्को के बारे में कहते हैं, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, और यूनेस्को के द्वारा वर्तमान में कुल भारत में कितनी धरोहर है, यूनेस्को है ना, ये क्या करता है, हमारी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया है, वर्तमान में इसमें कितने धरोहर शामिल हैं, तो हमारी 44 मूर्त धरोहर है ना, और 15 क्या है, अमूर्त धरोहर। ठीक है ना, अमूर्त धरोहर में ही हमारा मतलब जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो वो है। ठीक है ना, जिसको हम बस फील कर सकते हैं। ठीक है, सेंस, जिसका हमारा बिल्कुल एसेंस आता है, ऑरा आता है, तो वो चीजें हमारी क्या होती है, अमूर्त धरोहर। जैसे गरबा डांस है, डांस आपको यहाँ पर कहीं रख नहीं सकते हो, डांस को बस आप अपने अंदर संजो सकते हो। ठीक है ना, तो उसी में हमारे रम्माण को भी शामिल किया गया है बच्चों। तो ये हमारा इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो आपको पता होगा सन 1847 से लेके 1854 तक बनने वाली जो हमारी नहर है वो कौन सी है, हमारी ऊपरी गंग नहर, हरिद्वार में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है ना। शारदा नहर कहाँ है, हमारी टनकपुर में स्थित है, और रामगंगा नहर हमारे पौड़ी के जो दक्षिण में उत्तर प्रदेश के पास में। ठीक है ना। अगला हम बात करते हैं हमारा नैनीताल के बारे में। अब नैनीताल के बारे में पूछ रहा है कि नैनीताल की खोज किसके द्वारा की गई थी।
पी बैरन के द्वारा, विलियम डगलस के द्वारा, वीनस के द्वारा या गॉर्ज के द्वारा? तो बच्चों आपको पता होगा नैनीताल की जो खोज होती है वो, या इसकी खोज कब होती है बच्चों? 1841 में। किसके द्वारा की जाती है? सीपी बैरन के द्वारा। ठीक है ना? किसकी खोज की जाती है? नैनीताल की। किसकी? नैनीताल की। ठीक है ना? और नैनीताल में जो ताल है, यहां पर कौन कौन सी ताल है? भीमताल, नैनीताल, साताल, खुरपाताल, ठीक है ना? खुरपाताल और क्या हो सकती हैं? खुरपाताल, साताल, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल। ठीक है, तो हमारा जो नैनीताल की खोज होती है बच्चों, किसके द्वारा की गई थी? सीपी बैरन के द्वारा। ऑप्शन कौन सा सही होता है हमारा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। ठीक है ना बच्चों? आप सभी के लिए बहुत एफर्ट किया जा रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप सभी की मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आप भी निरंतर प्रयास करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सेब के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा बच्चों, उत्तराखंड हमारा जो इस तरीके से बना है, तो उत्तराखंड में पहले हमारा ये क्षेत्र किसके संबंधित था? टिहरी जनपद, टिहरी प्रशासन। ठीक है ना? तो टिहरी प्रशासन का जो मुख्यालय हुआ करता था वो हमारा कहां हुआ था? टिहरी में होता है। ठीक है, टिहरी में होता है। पर इसका जो उत्तरी जो क्षेत्र था, जिसको हम क्या कहते हैं? उत्तरकाशी। ठीक है ना? उत्तरकाशी में जब हमारे सुदर्शन शाह थे तो उन्होंने क्या कर दिया था? हमारे हर्षिल नामक, विलियम हर्षिल के क्या कर दिया गया था? उनको लीज पर दे दिया गया था उत्तरकाशी का जो क्षेत्र है। और वहां पर भागीरथी नदी में उन्होंने लकड़ियों का दोहन करके बहाने की जो परंपरा है उसको शुरू कर दी थी। तो पूरा उत्तरकाशी दोहित हो चुका था। तो विलियम हर्षिल के द्वारा क्या किया जाता है? हमारे उत्तरकाशी में सेब के बागान लगाए जाते हैं। किसके द्वारा? हर्षिल के द्वारा। ठीक है ना? हर्षिल के सेब, हर्षिल में हमारे क्या लगते हैं? सेब लगाए जाते हैं। किसके द्वारा लगाए जाते हैं? विल्सन के द्वारा। ठीक है ना? तो हमारा इसके लिए प्रसिद्ध हमारा सेब कौन सा है? हर्षिल का सेब बहुत महत्वपूर्ण। हमारा जो सेब है उत्तरकाशी का है, तो हमारा वही क्या है? प्रसिद्ध हमारा क्षेत्र उत्तराखंड का सेब के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? नैनीताल ताल के लिए है। अल्मोड़ा सांस्कृतिक हमारी राजधानी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है, और बाल मिठाई का घर, बाल मिठाई का घर, इसकी स्थापना या इसको राजधानी किसने की थी? 1653 में बालो कल्याण चंद द्वारा। और नैनीताल क्या है? हमारी ताल नगरी है। अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों आपसे कि अस्कोट सैन्य वन्यजीव सेंचुरी हमारे किस जनपद में स्थित है? तो यह है हमारे पिथौरागढ़। ठीक है ना? पिथौरागढ़ के अस्कोट में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसकी स्थापना कब की जाती है? 1986 में ये हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य बनता है और डीडी हाट के पास में एक अस्कोट आता है। ठीक है ना? हमारा बॉर्डर में जो नेपाल से बॉर्डर लगता है उससे थोड़े पास में। तो कहां पर है? हमारा पिथौरागढ़ में है। ये कब बनता है? तो 1986 में बनता है। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य, आप हिंदी में अभ्यारण्य शुद्ध लिखिएगा। ठीक है ना? अभ्यारण्य होता है। अब ये बच्चे सुनते क्या है? अभ्यारण्य, तो अभ्यारण्य लिखते हैं, पर ये गलत है। ठीक है, ये हमारा सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों आपसे, उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? दून विश्वविद्यालय को, कुमाऊं विश्वविद्यालय को, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, इन्हीं को बोला जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा। ठीक है, क्या बोला जाता है? हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है ना? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो हमारा है, और जीबी पंत क्या है? विश्वविद्यालय। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सी है, ये हमारा उत्तराखंड का एकमात्र जो विश्वविद्यालय, इसे कहा दिया गया था? केंद्रीय विश्वविद्यालय में शामिल कर दिया गया। तो शामिल कब किया गया? ये भी पूछ लेता है कभी। 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2009 में शामिल होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? पदक्रम मतलब किसी भी शब्द को अगर आप वाक्य में पिरोते हैं तो उसे पद कहते हैं। स्वतंत्र रूप से कोई भी जो हमारा शब्द होता है उसे हम शब्द कह सकते हैं। यदि मैं कह रहा हूं राम, तो राम स्वतंत्र में क्या है? एक शब्द है। अब मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है,
अब राम एक शब्द ना होकर अब ये क्या कहला रहा है, पद कहला रहा है। तो ठीक है ना, तो पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? जैसे सम्मान सभी करते हैं, लोकप्रिय कवि का, नहीं ये गलत हो जाएगा, पदक्रम नहीं है। लोकप्रिय कवि का सभी सम्मान करते हैं, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ठीक है, और सभी करते हैं सम्मान लोकप्रिय कवि का, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट उत्तर है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, पदक्रम को भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है उन्नत का विलोम क्या होगा? उन्मत्त, अवनत, अवनत, सन्मत और उन्मुख। तो इसका जो होता है, क्या होता है हमारा, उन्नत का अवनत। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विलोम शब्द भी आपको ध्यान देने हैं, ठीक है ना, विलोम शब्द वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, भाव का पर्याय क्या है? भाव का अर्थ होता है भूमि से, ठीक है ना, तो भाव का जो हमारा पर्यायवाची होता है, स्वर्ग होता है, संसार होता है, भाव होता है या संपत्ति होता है। तो भाव का जो उत्तर होता है वो क्या होता है, संसार। इसका बी क्या है, सही उत्तर है बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि परिष्कार का सही संधि विच्छेद कौन सा है? परिधनकार, परिधनकार, परिकार, परिधनकार। तो परिष्कार, तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन बच्चों को मैंने संधि पढ़ाई थी, ठीक है ना, क्या पढ़ाई थी, संधि पढ़ाई थी। अब संधि के मैंने यहाँ पर भेद बताए थे, कितने प्रकार की संधि बताई थी मैंने? एक बताई थी मैंने स्वर संधि, एक बताई थी मैंने व्यंजन संधि, एक बताई थी मैंने विसर्ग संधि, ठीक है ना, तो विसर्ग संधि बताई थी। अब इस संधि में बच्चों आप लोगों ने ध्यान देना होगा, याद होगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, हमारे 5 भेद होते हैं। कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ठीक है ना। तो इसमें व्यंजन में हमारा क्या होता है, स्वर में क्या होता है, स्वर का मेल स्वर के साथ। व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होता है। पर विसर्ग में क्या होता है बच्चों, विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल क्या होगा, स्वर या व्यंजन से होगा, ठीक है ना। तो इसके मैंने बच्चों आप लोगों को 3 नियम बताए थे। कितने नियम बताए थे सर? 3 नियम बताए थे। कौन कौन सा नियम बताया था? एक मैंने बताया था आपको 100, 100, एक तालव्य 100, मूर्धन्य 100 और दंती 100 का नियम। दूसरा बताया था मैंने ओ का नियम, तीसरा बताया था मैंने र का नियम। अब यहाँ पर कौन सा आ रहा है हमारा 100 का नियम, परिधनकार। यहाँ पर कौन सा 100 है हमारा, मूर्धन्य 100। तो ये इसका क्या होगा, जहां पर बच्चों आपको 100 दिखेगा, इन तीनों में से कोई भी 100 दिख रहा हो तो वहां पर आप क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। तो यदि मैं बात करता हूं परिष्कार, परिष्कार की बात कर रहा हूं, तो आधा 100 यहां पर है, इस पर हम क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। तो इसका सही हमारा क्या बनेगा, परिधनकार, परिधनकार। क्योंकि हमारा जो 100 है इसको हमने किस में बदल दिया, विसर्ग में बदल दिया। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, परिकार, 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 परिधनकार। जो जैसा है आगे का पीछे का वैसा ही रहेगा, बस हमारा कहां पर परिवर्तन होगा, संधि पर परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या है बच्चों, सही उत्तर हो गया। अगला पूछ रहा है ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है? ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ क्या होता है कि यदि आप ऊंट को देखते हो बड़ा सा मुंह है, उसके मुंह में जीरा रख दोगे तो क्या होगा, बहुत बड़े मुंह पर बहुत छोटा सा। इसमें ऑप्शंस क्या है, बहुत थोड़ा, ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, ऊंट का जीरा खिलना, खिलाना, ऊंट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खा लेना। तो ये देखो यूपीएसआई 2017 में पूछा है, शिफ्ट 2 में, यूपीजीटी 2011 में पूछा है, राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया है, केवीएस में पूछा गया है, पीजीटी में यूपी बहुत बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर सही कौन सा होगा बच्चों, बहुत थोड़ा सा, ठीक है ना, बहुत थोड़ा सा। बहुत बड़ा ऊंट होता है, मुंह में एक छोटा सा जीरा दे देखो क्या होगा, बहुत छोटा सा, सूक्ष्म के बराबर, ठीक है। तो अगला प्रश्न आ रहा है बच्चों यहाँ पर आप सभी के लिए, चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है। अंशुमाली, सुधांश, प्रभाकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए यूकेपीएससी एई 2017 में ये पूछा गया है, तो कई स्थानों पर ये पूछा गया है बच्चों, इंजीनियर परीक्षा में, हरियाणा टीजीटी में। तो हमारा चंद्रमा के बारे में आपसे क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची। तो पर्याय भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चंद्रमा का हमारा क्या होता है बच्चों, पर्यायवाची। जैसे क्या होगा, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, शशांक, शशि, ये किसके हो गए, चंद्रमा के। तो इसमें से हमारा कौन सा हो गया, सुधांश। तो हमारा सी क्या होगा इसका बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा। अंशुमाली किसे कहते हैं, ये किसका पर्याय हो गया, ये सूर्य का हो गया।
प्रभाकर भी किसका हो गया, सूर्य का हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा। हिमांशु, शशांक, शशांक, शशि, ये रात्रि का जो हमारा चंद्रमा आता है, चंद्रमा का हमारा क्या है, पर्यायवाची है। अगला, जिसकी आशा न की गई हो, उपयुक्त में से कौन सा है। ठीक है ना, तो उपयुक्त र लगता है, ये उपयुक्त सही होता है। ठीक है ना। अगला क्या पूछ रहा है, जिसकी आशा न की गई हो, जिसको आशा नहीं की गई हो, अप्रत्याशित कहलाता है। अच्छा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अप्रत्याशित कहलाता है, प्रत्याशित कहलाता है, अपेक्षित कहलाता है, या निम्न में से कोई नहीं। तो इनमें से क्या आएगा बच्चों, जिसकी आशा न की गई हो। आशा का मतलब क्या होता है, आप किसी से उम्मीद लगा। ठीक है ना, तो उम्मीद लगाने पर हमारा इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, हमारा अप्रत्याशित। ऑप्शन ए इसका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आप सभी के सामने है, लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपके लिए कि कुशल खिलाड़ी होना, सभी के साथ खेलना, बहरूपिया होना, या सर्वप्रिय होना। तो देखो बच्चों कह क्या रहा है, आप पहले इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा है कि लड़कों में लड़का, अगर कोई लड़का मिलता है तो लड़के के जैसा बन जाता है, कोई बूढ़ा आता है तो बूढ़े की तरह बातें करता है, तो उसी को क्या कहते हैं कि सभी के जैसा हो जाना। किसी एक की तरह न दिखना, लड़के की तरह दिखना या लड़की की तरह दिखना नहीं, वो किसके तरह हो जाता है, जो जैसा भाव प्रकट करेगा उसी के समान हो जाना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, सर्वप्रिय होना, जो जैसा है उसके सामने उसी का जैसा हो जाना। तो हमारा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। तो ठीक है ना, अस्पृश्यता को कैसे लिखा जाता है, अस्पृश्यता। ठीक है, ये हमारा कौन सा सौ है, तालव्य सौ। तो इसका ये कौन सा सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, और इसी में हमारे कई सारे प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, जैसे पुरस्कार, ठीक है, तिरस्कार, ये शुद्ध शब्द है बच्चों, तिरस्कार। उसी के साथ आपसे पूछा जाता है वांग्मय। ठीक है, वांग्मय, ये वांग देखिए ना, आप शुद्ध देखिए इसको। ठीक है, पुरस्कार, तिरस्कार, वांग्मय, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद में बच्चे लोग क्या करते हैं, वो के ऊपर र देख के 100 के ऊपर र दे देते हैं। तो कुछ हमारे यहाँ पर क्या आ गए, अन्य हमने आपको ये शब्द लिखा दिए। ठीक है ना। अगला है अतिशयोक्ति, भी लिख लो। ठीक है, अतिशयोक्ति, किसी के बारे में बड़ा चढ़ाकर कहना, पर ये अतिशयोक्ति सुनाई देता, पर होता क्या है, अतिशयोक्ति। स, ठीक है ना, अतिशयोक्ति। ठीक है, ये इसका सही होगा। तो ये कुछ बच्चों हमने आज कुछ प्रश्न किए थे, इसके अलावा कोई और प्रश्न, बस हो गया आज के लिए, यहीं पर हमारी कहानी इतनी है। तो बाकी आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, इस तरीके से प्रश्न आएंगे आपको, शुद्ध शब्दी, मुहावरा, विलोम, पर्याय और वर्ण विच्छेदन, संधि विच्छेद। तो इस तरीके के आपसे कई सारे प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, और जाते जाते आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से हमारा जो पार्ट 2 है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसके नोट्स जरूर बनाना, एडिशनल फैक्ट को भी नोट करना, क्योंकि एक प्रश्न से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्या पता आगे वाला कोई और प्रश्न आ जाए। ठीक है ना, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।